तो लोकसभा से शुरू हुआ, तो लोकसभा में कौन है टॉप पर? लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या कहते हैं? तो स्पीकर। आप कहेंगे भैया स्पीकर, या हिंदी में लिख लीजिए, समझ जाएंगे आप। इसके बाद में क्या होगा, इस प्रोसीजर के बाद में जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के, जिनको हम स्पीकर कहते हैं, या आपका राज्यसभा से शुरू किया तो राज्यसभा में कौन होंगे? आपका चेयरमैन होंगे, अध्यक्ष होंगे या सभापति होंगे। वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। इतने लोगों ने साइन कर दिया, फिर इनका एक्सेप्टेंस जरूरी है, इसको ये स्वीकार करें। वैन वैन स्पीकर स्पीकर और चेयरमैन वैन स्पीकर और चेयरमैन मस्ट अप्रूव इट वो उसको स्वीकार कर लेंगे। अब जैसे मान के चलो आपने लोकसभा में शुरू किया तो अध्यक्ष स्वीकार करेंगे, नहीं तो आपका अगर राज्यसभा में शुरू किया तो सभापति स्वीकार करेंगे। अब अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया तो फिर क्या होगा? विशेष बहुमत से दोनों ही सदनों में, भाई लोकसभा में पारित होगा तो फिर राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा में पारित होगा तो फिर लोकसभा जाएगा, दोनों सदनों में। अच्छा, ये बार बार बोलने की जरूरत तो नहीं है मुझे, ये प्रोसीजर आप समझ गए होंगे। अगर मैं इसको बहुत बार बार एक्सप्लेन ना करके आपको ये बताऊं कि, क्योंकि मैं आपको ये समझा चुका हूं कि कोई भी विधेयक अगर जा रहा है तो उसके लिए पहले वो जिस भी सदन में आप, जब हम बोल दें किसी भी सदन में, तो किसी भी सदन में अगर मैं लोकसभा बोल दूंगा तो आप समझ जाएंगे कि इसके बाद में राज्यसभा जाएगा, और राज्यसभा से शुरू करेंगे तो फिर कहाँ जाएगा? लोकसभा जाएगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है एकदम? जी गौरव भाई बहुत अच्छे, बहुत शानदार। सोनम दीक्षित जी एकदम ठीक है। ऋतु जी आपने आंसर महाभियोग का बड़ा लेट दिया है लेकिन सही दिया है, बहुत शानदार। तो किसे होगा? दोनों सदनों में विशेष बहुमत से। तो आप मुझे बताएं, दोनों सदनों में विशेष बहुमत की जब हम बात करेंगे तो क्या होगा? वो बहुमत से ही पारित होना चाहिए। शुड बी पास्ड इन बोथ हाउसेस, शुड बी पास्ड इन both of houses. Both of houses means लोकसभा एंड राज्यसभा with special majority, with special majority। ठीक है, फिर क्या होगा? आपका दोनों सदनों में पारित भी हो गया, तो आप जानते हैं 2/3 बहुमत उसको हम बोलते हैं, 2/3, सारे साथियों ने बताया। अब 2/3 से आपका पारित हो गया तो इसके बाद में जब दोनों सदनों से कोई चीज पारित होती है तो फिर किसके पास जाती है? तो राष्ट्रपति के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति साहब इस पर क्या करेंगे, ये बात भी लिख लेना, राष्ट्रपति की स्वीकृति भी जरूरी है। राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है, और राष्ट्रपति की स्वीकृति उसी सत्र में हो। इंपॉर्टेंट बात ये कही गई है इसमें, उसी सत्र में। ठीक है, यानी कि जो आपका अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट है वो क्या होना चाहिए? इन सेम सेशन होना चाहिए, उसी सत्र में। जैसे मैंने आपको बताया था संसद में कितने सत्र होते हैं, तो आप सब कहोगे भैया संसद में 3 सत्र होते हैं। यानी कि जैसे एक बजट सत्र है, और बजट सत्र में किसी आपका जज को हटाने के लिए एक प्रोसीजर शुरू हुआ, तो राष्ट्रपति के पास में, यानी राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है वो किस सत्र में होगी? बजट सत्र में ही उसकी स्वीकृति होनी चाहिए। अगर मान के चलो उसने बजट सत्र में अपनी स्वीकृति नहीं दी तो तब क्या होगा भैया? तब स्थिति ये होगी कि अगले सत्र आ जाएगा और अगले सत्र में ये प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, अगले सत्र में इसको फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो बजट के बाद में कौन सा आया? मानसून सत्र। अब मानसून सत्र में इस प्रक्रिया को चलाया गया, और ऐसा हुआ मानसून सत्र भी एंड होने वाला था और राष्ट्रपति की स्वीकृति जो है वो उस सत्र में नहीं मिली, तो फिर ये प्रोसीजर रहेगा क्या? आप कहेंगे नहीं, ये प्रोसीजर फिर खत्म हो जाएगा। फिर कौन सा सत्र आएगा अगला, उसका नाम आप बताएं। तो आप कहेंगे फिर विंटर सेशन आता है, यानी कि शीतकालीन सत्र आएगा। तो शीतकालीन सत्र में फिर क्या होगा? तो यानी कि कहने का मतलब है अगले सत्र में जाता रहेगा, दोबारा प्रोसेस चलाना पड़ेगा अगर उसी सत्र में राष्ट्रपति ने अप्रूवल नहीं दिया। क्या बोलेंगे? अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट इन द सेम सेशन इज नेसेसरी। वो अनिवार्य है, अनिवार्य है, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। और जब ये प्रूव हो जाता है तो फिर उनको क्या करना पड़ता है? रिजाइन करना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ता है। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा कि न्यायाधीश का जो इस्तीफा होता है वो किसको जाता है? ये जो अपना इस्तीफा रिजाइन करते हैं, ये किसको करते हैं? रिजाइन किसको करेंगे? रिजाइन टू प्रेसिडेंट। इस्तीफा किसको देते हैं? राष्ट्रपति को देते हैं। अब आपने एक प्रोसीजर समझा होगा यहाँ पर, क्या बोलेंगे? एक प्रोसीजर आपने समझा होगा कि ये किससे हो गया? आपका किसी न्यायाधीश को हटाने के लिए। तो न्यायाधीश कौन चुने जाएंगे, क्या शर्तें हैं, न्यायाधीश कितनी तरह के हो सकते हैं,
न्यायाधीश हटाए कैसे जाएंगे, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। ये उम्मीद करूंगा थम्स अप करके मुझे एक बार बताना, बहुत अच्छे से आप लोग समझ गए होंगे। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, जो आपका सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसके जो अधिकार क्षेत्र है, उसके पास कौन कौन सी शक्तियां हैं, तो वहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उस सबको अब हमें समझना होगा, ठीक है। तो क्रम से समझेंगे, धीरे से समझेंगे, नोट बनाए अच्छे से लिखना। सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार, शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट पावर्स एंड पावर्स मतलब कौन कौन सी शक्तियां उसके पास हैं, एंड ज्यूरिसडिक्शन, उसका जो क्षेत्र अधिकार है, ज्यूरिसडिक्शन एरिया उसको हम बोलते हैं, उसके ज्यूरिसडिक्शन के बारे में हमको पढ़ना है। तो जब ज्यूरिसडिक्शन की बात होती है तो उसमें पहले हम बोलते हैं, मतलब अभी हम क्रम से पढ़ेंगे इनको। पहले हम पढ़ेंगे प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार क्या है, फिर अपीलीय क्षेत्राधिकार हम समझेंगे, ठीक है। आगे आएंगे, यहाँ पर देखें। पहला आया प्रारंभिक, प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार। कुछ बच्चे कह रहे हैं भैया जो इनको हटाया जाएगा उसमें क्या जज भी शामिल होंगे? बेटा जब मैंने आपको बता दिया कि ये लोग शामिल होंगे, अपने 0 IQ को परफॉर्मेंस क्यों करते हो, ऐसा क्यों प्रदर्शित करते हो क्लास में कि आपका एकदम 0 IQ है? ये तो वो बात हुई ना कि मैंने बता दिया कि इसमें दोनों सदनों में से पारित होगा। इसके बाद में आप बोलें कि मेरे गांव का प्रधान भी इसमें भाग लेगा भैया या नहीं लेगा, मेरे चाचा को भी भैया इसमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। मेरी एक बहुत अच्छी, बहुत करीबी मेरी दोस्त है एक, सोनिया नाम है उसका, उसको भी इसमें बुलाएंगे या नहीं बुलाएंगे। तो ये सिर्फ दर्शाता है आपके IQ के कम होने को। तो बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करें प्लीज़, है ना। तो जब मैंने आपको बता ही दिया कि प्रोसीजर ये है ना। तो प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार, फिर मैं कहता हूं मैं इग्नोर नहीं करना चाहता तुमको, समझदार बच्चे बनो, धैर्य से बैठा करो। ओरिजिनल ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन किसको कहते हैं? देखो, मूल क्षेत्राधिकार से मतलब क्या होता है? मूल क्षेत्राधिकार से मतलब होता है कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है। आप ऐसा नहीं है अपने जिला न्यायालय में चले जाएंगे या हाई कोर्ट चले जाएंगे आप, कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनकी सुनवाई कहाँ पर होती है? सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में, कहीं और हो ही नहीं सकती। जैसे मैं आपसे बात करूं, आपका कोई आपका कर्नाटक बनाम भारत सरकार वाद हो गया, यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई वाद हो गया, तो वो सीधे कहाँ पर सुना जाएगा? अब ऐसा तो है नहीं उसको भैया, आपका अगर कर्नाटक का हाई कोर्ट सुनेगा तो सीधी सी बात है कर्नाटक के पक्ष में फैसला दे देगा, तमिलनाडु का सुनेगा तो तमिलनाडु के पक्ष में फैसला दे देगा। या ऐसा भी हो सकता है कि दो स्टेट के बीच में वाद हो, यूपी और मध्य प्रदेश के बीच में किसी बात को लेकर के कोई वाद विवाद हो गया, कोई डिस्प्यूट हो गया, यूपी और मध्य प्रदेश स्टेट के बीच में कोई भी वाद हो, किसी भी प्रकार का हो, कोई जमीनी हो, जल का हो, किसी प्रकार का हो, तो आप क्या कहेंगे इसमें? तो अगर मध्य प्रदेश और हाईकोर्ट एक दूसरे के लिए आपका पार्शली बिहेव करेंगे, नहीं करेंगे, पक्षपातपूर्ण करेंगे व्यवहार, नहीं करेंगे? करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ऐसा मामला भी कहाँ सुना जाना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए, हाँ या ना। कुछ मामले ऐसे होते हैं जिनके लिए आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि जब मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट जारी करता है, वो किस आर्टिकल के तहत जारी करता है? क्या मौलिक अधिकारों के हनन पर आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं या हाई कोर्ट को भी ऐसा अधिकार है? तो आप बोलेंगे जी दोनों को अधिकार है। यानी मौलिक अधिकारों का हनन हुआ तो आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है और आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जारी कर सकता है। यानी उन मामलों को सीधे सुप्रीम कोर्ट और चाहे तो हाई कोर्ट में सुना जा सकता है। तो इसी के आधार पर इसकी कैटेगरी बनाई गई, मूल क्षेत्राधिकार, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन। क्या हो गए, लिखेंगे अब इस बात को जो मैंने आपको समझाया। इनमें वे मामले होते हैं, इनमें वे मामले आते हैं आते हैं
जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होती है या की जाती है, की जाती है। क्या आएंगे इसमें? दिस इंक्लूड्स, तो फिर इनकी दो कैटेगरी बनाई गई हैं, कौन से? जिनके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। दो तरह की कैटेगरी होगी इस तरह के विवादों की। तो पहले तो होते हैं आपका आत्यंतिक। क्या होंगे? पहले होंगे आपका आत्यंतिक, यानी कि ऑब्सोल्यूट होंगे, ठीक है। और आपका दूसरे जो होते हैं उनको बोलते हैं समवर्ती मामले। कौन से मामले किस में रखे जाएंगे अभी बात करेंगे इन सब की। कॉन्क्यूरेंट, धैर्य रखा करो हमेशा, धैर्य। तो आत्यंतिक मामले उनको कहते हैं जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में हो, जिनकी सुनवाई केवल सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। विच हियर्ड ओनली इन सुप्रीम कोर्ट, लिख सकते हैं विच हियर्ड ओनली, ओनली शब्द को देखना, ओनली इन सुप्रीम कोर्ट। ये कौन से मामले होते हैं? जिनकी सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट या अन्य में भी हो सकती है। जिनकी सुनवाई विच आर हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट ऑल्सो, जिनकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय में भी हो, अन्य न्यायालय में। विच कैन बी हियर्ड इन सुप्रीम कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स। जैसे मैं आपसे एक उदाहरण से बहुत अच्छा आपको इसका समझाऊंगा। जैसे मान के चलो आपके आर्टिकल 21 एक मौलिक अधिकार है या नहीं है, हाँ या ना? तो आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकार आपका कहीं पर छीने जा रहे हैं, उनका हनन हो रहा है, उनका वायलेशन कहीं पर हो रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे जा सकते हैं या नहीं? हाई कोर्ट भी जा सकते हैं आप। तो मैं कहूंगा कि आर्टिकल 21 के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर सुप्रीम कोर्ट में जो आप जाएंगे, ठीक है, या कोर्ट में जो आप जाएंगे, तो वो अत्यांतिक मामला होगा या समवर्ती मामला होगा, मुझे ये आपको बताना है। मुझे नहीं बताना, आपको बताना है। आर्टिकल, अब थोड़ा लॉजिक लगाना। आप कहेंगे आर्टिकल 21 का हनन यानी कि मौलिक अधिकारों का हनन, मौलिक अधिकारों का हनन यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में हम जा सकते हैं। तो वहां पर क्या बात है? केवल सुप्रीम कोर्ट। अब जैसे आर्टिकल 21 के लिए हाई कोर्ट के पास पावर्स हैं या नहीं है? जी हाँ, 226 आर्टिकल में, और सुप्रीम कोर्ट के पास भी है आर्टिकल 32 में। तो दोनों के पास है, यानी कि वो मामला होगा समवर्ती का मामला। सबने कहा कॉन्करेंट कॉन्करेंट कॉन्करेंट, वेरी गुड। तो अत्यांतिक कौन से होंगे फिर? तो सिर्फ अत्यांतिक में 3 तरह के मामले होते हैं। पहले मामले तो होंगे, इसमें 3 तरह के मामले होते हैं। एक होते हैं जो केंद्र बनाम राज्य हो, केंद्र बनाम राज्य, यानी कि स्टेट, क्या बोलेंगे आपका? स्टेट नहीं, पहले सेंटर आएगा ना, सेंटर वर्सेस, सेंटर वर्सेस। दूसरे मामले इसमें आते हैं केंद्र, जैसे आपका भारत हो गया केंद्र, तो केंद्र के साथ में यूपी हो गया, केंद्र राज्य बनाम राज्य। भाई एक तो केंद्र का मामला जो केंद्र के साथ में एक राज्य हो गया, जैसे मान के चलो भारत संघ हो गया, और भारत संघ के साथ में आपका यूपी एमपी कोई हो गया, और इनका इकट्ठे जो वाद है वो किससे है? वो मध्य प्रदेश से है। कोई जमीनी वाद हो सकता है किसी प्रकार का भी। बनाम राज्य, इसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेज स्टेट, वर्सेज स्टेट, सेंटर प्लस स्टेट वर्सेज स्टेट। और तीसरी तरह का मामला कौन सा हो सकता है? वो हो सकता है राज्य बनाम राज्य, स्टेट वर्सेज स्टेट, दो राज्यों के बीच का स्टेट वर्सेज स्टेट कोई मामला हो सकता है। तो सिर्फ 3 तरह के मामले हैं जो साथी एब्सोल्यूट होंगे आपका, यानी कि अत्यांतिक में आएंगे। इनकी मामले की सुनवाई कभी भी हाई कोर्ट में नहीं की जा सकती है। हाई कोर्ट में क्यों नहीं की जा सकती, ये बात मैंने अभी आपको विस्तार से समझाई। बात क्लियर है? यानी कि केंद्र और राज्य के मध्य कोई झगड़ा है, केंद्र और राज्य एक पक्ष में है और उनके खिलाफ में कोई राज्य है, या राज्य के खिलाफ में कोई राज्य है। 3 ही स्थितियां इसकी हो सकती है, और इन तीनों को डाल दिया गया कि कहीं कोई हाई कोर्ट आपका पक्षपात ना करे, तो इसीलिए इनको अत्यांतिक में। अन्य जो भी मामले हैं वो सारे के सारे किस में हैं?
बात क्लियर है अजय कुमार जी, बहुत शाबाश, बहुत शानदार, बहुत शानदार। समझ गए ना दोनों बातों में? यहाँ पर क्या है, जैसे